न्यूज़ प्रीव्यूज अप्रैल 2022 बिजनेस स्टूडियस। यहाँ है प्रश्न और उनके उत्तर। एक, व्यवसाय का अपने स्वामियों के प्रति प्राथमिक उत्तरदायित्व है। ए, माल क्रय के लिए नियमित रूप से आदेश देना। बी, अधिकतम लाभ कमाना और उनके द्वारा किए गए निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करना। सी, श्रेष्ठतर जीविकोपार्जन के अवसर प्रदान करना। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी, अधिकतम लाभ कमाना और उनके द्वारा किए गए निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करना। मोइट्स। 2, निम्न में से कौन सा उद्योग सेवा उद्योग है? ए, तेल उद्योग। बी, चीनी उद्योग। सी, रसायन उद्योग। डी, होटल उद्योग। उत्तर डी, होटल उद्योग। 3, साझेदारी समलेख न होने की स्थिति में व्यवसाय का लाभ का साझेदारों में जिस अनुपात में आवंटन किया जाएगा वह है। ए, बराबर बराबर। बी, उनके पूंजी अनुपात में। सी, समय समय पर सहमत अनुपात में। डी, पंच निर्णय अनुपात में। उत्तर ए, बराबर बराबर। व्याख्या। यदि साझेदारी समलेख पर निश्चित देय मौजूद नहीं है तो लाभ को साझेदारों में बराबरी से बांटा जाएगा। मोइट्स। 4, बीमा पॉलिसी जो नियोक्ता को उसके कर्मचारियों की बेईमानी से होने वाली हानि से बचाती है वह है। ए, चोरी बीमा। बी, विश्वास बीमा। सी, द्वायत्व बीमा। डी, परिसंपत्ति का बीमा। उत्तर बी, विश्वास बीमा। व्याख्या। विश्वास बीमा फिडेलिटी इंश्योरेंस से एक प्रकार की बीमा पॉलिसी है जो नियोक्ता को उसके कर्मचारियों की बेईमानी से होने वाली हानि से बचाती है। मोइट्स। 5, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? ए, कॉर्पोरेशन बैंक। बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सी, ICICI बैंक। डी, बैंक ऑफ बड़ौदा। उत्तर CICICI बैंक। व्याख्या। ICICI बैंक एक निजी क्षेत्र का बैंक है जबकि बाकी सभी बैंकों का संबंध सार्वजनिक क्षेत्र से है। 6, मध्यस्थों की श्रृंखला में अंतिम कड़ी कौन सी है? ए, वितरक। बी, फुटकर विक्रेता। सी, थोक विक्रेता। डी, उपभोक्ता। उत्तर डी, उपभोक्ता। व्याख्या। मध्यस्थों की श्रृंखला में अंतिम कड़ी उपभोक्ता होती है क्योंकि यह वह व्यक्ति है जो उत्पाद का अंतिम उपयोग करता है। मोइट्स। 7, मंदी के समय में विक्रय संवर्धन के लिए कौन सी योजना बनाई जाती है? ए, कूपन। बी, वस्तु विनिमय योजनाएं। सी, मुफ्त नमूनों का वितरण। डी, मूल्य में कमी का प्रस्ताव। उत्तर बी, वस्तु विनिमय योजनाएं। व्याख्या। मंदी के समय में विक्रय को बढ़ावा देने के लिए वस्तु विनिमय योजनाएं एक्सटर्नल प्रमुख रूप से उपयोग की जाती है। मोइट्स। 8, मानक माप तौल कानून कब लागू किया गया? ए, 1956। बी, 1986। सी, 1951। डी, 1937। उत्तर ए, 1956। व्याख्या। मानक माप लिए वस्तु विनिमय योजनाएं एक्सटर्नल किया गया था जो माप और तौल के मानकों को नियंत्रित करता है। मोइट्स। 9, वेतन और मजदूरी के भुगतान के लिए आवश्यक पूंजी को कहते हैं। ए, प्रतिबंधित पूंजी। बी, स्थायी पूंजी। सी, कार्यशील पूंजी। डी, उपरोक्त सभी। उत्तर सी, कार्यशील पूंजी। व्याख्या। वेतन और मजदूरी के भुगतान के लिए आवश्यक पूंजी को कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल कहा जाता है जो व्यवसाय की दैनिक संचालन के लिए जरूरी होती है। 10, वेतन रोजगार में सम्मिलित नहीं है। ए, मजदूरी या वेतन के बदले सेवा प्रदान करना। बी, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच प्रसंविदा। सी, समझौते में निर्धारित क्रियाओं का निष्पादन। डी, कोई व्यवसाय करना तथा स्वयं ही इसका प्रबंधन करना। उत्तर डी, कोई व्यवसाय करना तथा स्वयं ही इसका प्रबंधन करना। व्याख्या। स्वयं का व्यवसाय करना और उसे प्रबंधित करना स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है जबकि वेतन रोजगार में व्यक्ति को किसी नियोक्ता के लिए काम करना पड़ता है। मोइट्स। 11, सहकारी समिति की किन्हीं 3 सीमाओं का उल्लेख कीजिए। एक, प्रारंभिक पूंजी की कमी। सहकारी समितियों को शुरू करने के लिए पर्याप्त पूंजी की कमी होती है जो उनके विकास को प्रभावित करती है। 2, प्रशासनिक समस्याएं। कई बार सहकारी समितियों में आंतरिक प्रशासन में समस्याएं उत्पन्न होती है जिससे व्यवसाय के संचालन में बाधा आती है। 3, अवसर की सीमितता।
सहकारी समितियां अक्सर बड़े व्यवसायों के मुकाबले कम अवसर प्राप्त करती है और अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाती। मोइट्स 12। रोपवे परिवहन क्या है? रोपवे परिवहन एक ऐसा परिवहन प्रणाली है जिसमें केबल या रस्सी के सहारे वाहन जैसे कि गोडोला या केबिन पहाड़ी क्षेत्रों या अन्य कठिन स्थानों पर यात्रा करते हैं। यह परिवहन का एक पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सुरक्षित और तेज तरीका होता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सड़क या रेलवे की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। मोइट्स 13। भुगतान की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है? एक, नकद भुगतान कैश पेमेंट। यह सबसे सामान्य तरीका है जिसमें सीधे नकद राशि का आदान प्रदान होता है। 2, चेक चेक्यू। यह एक बैंक द्वारा जारी किया गया लिखित आदेश होता है जिसे भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाता है। 3, नेट बैंकिंग। यह एक ऑनलाइन भुगतान विधि है जिसमें इंटरनेट का उपयोग करके बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। 4, क्रेडिट कार्ड स्लैश डेबिट कार्ड। यह कार्ड आधारित भुगतान तरीका होता है जिसमें कार्ड से भुगतान किया जाता है और बाद में राशि कटती है। क्रेडिट कार्ड या तुरंत डेबिट कार्ड। मोइट्स 14। उद्यमशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उद्यमशीलता वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति नए विचारों को व्यापार में बदलता है। इसमें जोखिम उठाना, नए अवसरों की पहचान करना और नवाचार करना शामिल होता है। उद्यमी आमतौर पर अपने व्यवसाय का नेतृत्व करते हैं और उसे सफल बनाने के लिए नई रणनीतियां विकसित करते हैं। उद्यमशीलता से रोजगार उत्पन्न होता है और समाज में विकास होता है। यह न केवल आर्थिक विकास का एक स्रोत है बल्कि यह समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी मदद करता है। मोइट्स 15। स्वरोजगार सवेतन रोजगार से श्रेष्ठतर है, विवेचना कीजिए। स्वरोजगार में व्यक्ति खुद का मालिक होता है और व्यवसाय के हर पहलू को नियंत्रित करता है, जबकि सवेतन रोजगार में व्यक्ति किसी नियोक्ता के लिए काम करता है और उसे निर्धारित वेतन प्राप्त होता है। स्वरोजगार में अधिक स्वतंत्रता होती है, लेकिन इसमें जोखिम भी अधिक होता है। वहीं सवेतन रोजगार में सुरक्षा होती है, लेकिन इसमें एक ही स्थान पर काम करने की सीमितता होती है। स्वरोजगार में ज्यादा आय की संभावना होती है और यह व्यक्तिगत संतुष्टि भी प्रदान कर सकता है, जबकि सवेतन रोजगार स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। मोइट्स 16। जल प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? जल प्रदूषण के क्या कारण है? कोई 3 कारण बताइए। जल प्रदूषण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें जल स्रोतों, नदियां, झीलें, समुद्र आदि में प्रदूषक पदार्थों का मिल जाना जिससे जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसके कारण जल का उपयोग पीने, सिंचाई, औद्योगिक कार्यों और अन्य उद्देश्यों के लिए करना मुश्किल हो जाता है। जल प्रदूषण के कारण: 1, औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक इकाइयां अपने अपशिष्ट जल को बिना शुद्ध किए नदियों और जल स्रोतों में छोड़ देती है। 2, कृषि रसायन। खेतों में उपयोग होने वाले कीटनाशक और उर्वरक बारिश के साथ बहकर जल स्रोतों में मिल जाते हैं। 3, गृह अपशिष्ट। घरों से निकलने वाला गंदा पानी और अपशिष्ट जल नदियों में मिलकर प्रदूषण फैलाते हैं। 17, सार्वजनिक भंडार गृह और सरकारी भंडार गृह में अंतर भेद कीजिए। 18, फुटकर विक्रेता को परिभाषित कीजिए। फुटकर विक्रेता के कार्यों का उल्लेख कीजिए। कोई 3 कार्य। फुटकर विक्रेता: फुटकर विक्रेता वह व्यक्ति या व्यवसाय होते हैं जो उत्पादों या सेवाओं को सीधे उपभोक्ताओं को बेचते हैं। यह व्यवसाय आमतौर पर छोटे पैमाने पर होते हैं और उपभोक्ताओं के लिए सामान की बिक्री करते हैं। फुटकर विक्रेता के कार्य: 1, उपभोक्ताओं को उत्पाद की बिक्री। फुटकर विक्रेता उपभोक्ताओं को उत्पाद या सेवाएं प्रदान करते हैं जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती है। 2, सामान की कीमत निर्धारण। वह सामान की कीमत तय करते हैं जिससे उपभोक्ताओं को सही मूल्य पर उत्पाद मिल सके। 3, बिक्री के बाद सेवाएं। फुटकर विक्रेता बिक्री के बाद सेवाएं प्रदान करते हैं जैसे कि माल की वापसी, उत्पाद की जानकारी देना और गारंटी प्रदान करना। मोइट्स 19। प्रत्येक उपभोक्ता को विक्रेता से उत्पाद का क्रय करने पर लेन देन के प्रमाण जैसे कि कैश मीमो आदि की मांग करनी चाहिए। संबंधित उपभोक्ता उत्तरदायित्व की पहचान कीजिए तथा इसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तरदायित्व: यह उपभोक्ता का लेन देन के प्रमाण की मांग करना उत्तरदायित्व है। व्याख्या: यह उपभोक्ता का अधिकार है कि वह विक्रेता से उत्पाद की खरीद पर एक प्रमाण प्राप्त करें।
जैसे कि कैश, मीमो या बिल। यह प्रमाण उपभोक्ता को बाद में किसी भी शिकायत या दावा की स्थिति में सहायता करता है। इसके अलावा यह उपभोक्ता को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि उसे उचित मूल्य पर सही उत्पाद मिला है। मोइट्स 20 व्यवसाय स्थापना के लिए आवश्यक कारकों का उल्लेख कीजिए। कोई 4। 1 पूंजी। व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करना जरूरी है। बिना पूंजी के किसी भी व्यवसाय को स्थापित और संचालन करना मुश्किल होता है। 2 स्थान। व्यवसाय का सही स्थान चयन करना जहां से ग्राहकों तक पहुंच संभव हो और लागत भी उचित हो। 3 कर्मचारी। व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। कर्मचारी व्यवसाय के विभिन्न कार्यों को संचालित करते हैं। 4 कानूनी अनुमति और लाइसेंस। व्यवसाय संचालन के लिए आवश्यक सरकारी अनुमति और लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। मोइट्स 21 एकल स्वामित्व की परिभाषा दीजिए। एकल स्वामित्व की कोई 4 विशेषताओं को लिखिए। एकल स्वामित्व। एकल स्वामित्व वह व्यवसाय होता है जिसमें केवल एक व्यक्ति मालिक होता है और सभी निर्णय उसी के द्वारा लिए जाते हैं। इसमें लाभ और जोखिम का पूरा भार मालिक पर होता है। एकल स्वामित्व की 4 विशेषताएं। 1 पूर्ण नियंत्रण। स्वामी को अपने व्यवसाय का पूर्ण नियंत्रण होता है और वह सभी निर्णय खुद लेता है। 2 लाभ का पूरा हक। व्यवसाय से होने वाले सभी लाभ का हक केवल स्वामी को होता है। 3 साधारण प्रक्रिया। इसमें व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल और कम लागत वाली होती है। 4 असीमित उत्तरदायित्व। स्वामी का व्यक्तिगत संपत्ति से व्यवसाय संबंधी सभी व्यय और जिम्मेदारियों के लिए उत्तरदायित्व होता है। मोइट्स 22 फैक्स और टेलेक्स का संक्षेप में वर्णन कीजिए। फैक्स एक इलेक्ट्रॉनिक विधि है जिससे किसी दस्तावेज को दूरस्थ स्थान पर संचारित किया जाता है। इसमें एक मशीन को दस्तावेज स्कैन करने और उसे फोन लाइन के माध्यम से दूसरे स्थान पर भेजने की सुविधा होती है। टेलेक्स एक पुरानी संचार प्रणाली है जिसमें टेलीप्रिंटर का उपयोग करके संदेशों को दूरस्थ स्थानों पर भेजा जाता था। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ प्रणाली माना जाता था जो पहले उपयोग में थी, लेकिन अब इसे इंटरनेट और अन्य प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। मोइट्स 23 निजी कुरियर सेवा की कोई 5 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 1 त्वरित सेवा। निजी कुरियर सेवा तेज और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करती है, खासकर छोटे पैमाने पर। 2 व्यक्तिगत ध्यान। यह कुरियर कंपनियां व्यक्तिगत ग्राहकों को अधिक ध्यान देती है जिससे सेवा की गुणवत्ता बेहतर होती है। 3 ट्रैकिंग सुविधा। कुरियर सेवाएं ग्राहकों को उनकी भेजी गई वस्तुओं की ट्रैकिंग सुविधा प्रदान करती है जिससे वे अपनी डिलीवरी को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। 4 कस्टमाइजेशन। निजी कुरियर सेवाएं ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार सेवाएं कस्टमाइज करती है। 5 सुरक्षा। निजी कुरियर कंपनियां सामान की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देती है जिससे माल डिलीवरी के दौरान सुरक्षित रहता है। मोइट्स 24 भारत के शहरों में विभागीय भंडार क्यों दिन पर दिन और अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं? कारण समझाइए। भारत के शहरों में विभागीय भंडार डिपार्टमेंटल स्टोरेज दिन पर दिन लोकप्रिय हो रहे हैं। इसके कुछ कारण हैं। 1 विविधता और विकल्प। विभागीय भंडारों में एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद होते हैं जिससे ग्राहकों को विविधता मिलती है और वे एक ही स्थान पर सभी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। 2 सुविधाजनक खरीदारी। इनमें आधुनिक सुविधाएं होती है जैसे कि एयर कंडीशनिंग, आरामदायक शॉपिंग अनुभव, पार्किंग सुविधा और अच्छी सफाई। 3 समय की बचत। इनमें ग्राहकों को उत्पाद खरीदने के लिए समय की बचत होती है क्योंकि सभी वस्तुएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होती है। 4 वृद्धि हुई ब्रांड वैरायटी। विभागीय भंडारों में प्रमुख ब्रांड्स के उत्पाद होते हैं जिससे ग्राहकों को उनकी पसंद के ब्रांड्स की आसानी से उपलब्धता मिलती है। 5 ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग का मिश्रण। बहुत से विभागीय भंडार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से ग्राहकों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं जिससे और अधिक ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है। 25 उपभोक्ता को परिभाषित कीजिए। उपभोक्ता की कोई भी 3 जिम्मेदारियां लिखिए।
उपभोक्ता की परिभाषा। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करता है। वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार से उत्पाद या सेवाएं खरीदता है। उपभोक्ता की जिम्मेदारियां। एक, सामान्य जानकारी प्राप्त करना। उपभोक्ता को उत्पाद की गुणवत्ता, मूल्य और अन्य विशेषताओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। 2, विरोधी वस्तुओं का उपयोग न करना। उपभोक्ता को बेकार या घटिया गुणवत्ता की वस्तुओं का सेवन करने से बचना चाहिए। 3, सामान्य अधिकारों का पालन करना। उपभोक्ता को अपने अधिकारों का पालन करते हुए वस्तु या सेवा का सही उपयोग करना चाहिए। मोइट्स 26, आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर बताइए। आर्थिक क्रियाएं। 1, ये क्रियाएं मुनाफा अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती है। 2, इन गतिविधियों में पैसों का लेन देन होता है। 3, ये क्रियाएं वस्तु या सेवा के उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित होती है। अनार्थिक क्रियाएं। 1, ये क्रियाएं किसी लाभ के उद्देश्य से नहीं की जाती है। 2, इन गतिविधियों में पैसे का लेन देन नहीं होता है। 3, ये क्रियाएं व्यक्तिगत या सामाजिक कल्याण के लिए की जाती है, जैसे कि स्वयं का या परिवार का ध्यान रखना। मोइट्स 27, बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी से क्या अभिप्राय है? बहुराष्ट्रीय कंपनी के कोई 4 लाभों का उल्लेख कीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी यह एक ऐसी कंपनी है जिसका व्यवसाय दुनिया के विभिन्न देशों में फैलता है। ये कंपनियां विभिन्न देशों में अपनी शाखाएं खोलती है और वहां के बाजारों में उत्पादों का वितरण करती है। एमएनसी के लाभ। 1, वृद्धि और विकास। बहुराष्ट्रीय कंपनियां नए बाजारों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, जिससे वे अधिकतम लाभ कमा सकती है। 2, नई प्रौद्योगिकी और निवेश। एमएनसी नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उत्पादन की गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाती है। 3, स्थानीय बाजार को प्रोत्साहन। एमएनसी स्थानीय उद्योगों में निवेश करके रोजगार सृजन करती है। 4, वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा। एमएनसी स्थानीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है, जिससे अन्य कंपनियों को बेहतर उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रेरणा मिलती है। मोइट्स 28, ज्ञान प्रक्रिया स्रोतीकरण। तो के कोई 4 लाभों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो के लाभ। 1, विशेषज्ञता का लाभ। तो कंपनियां विशेष ज्ञान और कौशल वाली सेवाएं प्रदान करती है, जो कंपनियों के लिए मूल्यवर्धन करती है। 2, लागत में कमी। को कंपनियां कुशल कार्यबल का उपयोग करके कार्यों को सस्ती दरों पर करती है, जिससे लागत कम होती है। 3, गति और दक्षता को में काम करने वाली कंपनियां उच्च गुणवत्ता और त्वरित सेवाएं प्रदान करती है, जिससे व्यवसाय को तेजी से बढ़ने में मदद मिलती है। 4, वैश्विक क्षमता। को कंपनियां वैश्विक स्तर पर सेवाएं प्रदान करती है, जो व्यवसायों को दुनिया भर में प्रसार करने का अवसर देती है। मोइट्स 29, क्या विज्ञापन व्यवसाय के लिए आवश्यक है? विवेचना कीजिए। विज्ञापन का महत्व। 1, ग्राहक को जागरूक करना। विज्ञापन से ग्राहकों को उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे वे सूचित निर्णय ले सकते हैं। 2, बिक्री को बढ़ावा देना। विज्ञापन एक शक्तिशाली उपकरण है जो बिक्री को प्रोत्साहित करने और कंपनी के उत्पादों की मांग बढ़ाने में मदद करता है। 3, ब्रांड पहचान। विज्ञापन से एक कंपनी की ब्रांड पहचान मजबूत होती है और ग्राहकों के बीच उसकी स्थिति बेहतर होती है। 4, नए उत्पादों का प्रचार। विज्ञापन नए उत्पादों को ग्राहकों के बीच लोकप्रिय बनाने में मदद करता है। मोइट्स 30, भारत में उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? विवेचना कीजिए। उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता। 1, धोखाधड़ी और शोषण से सुरक्षा। कई बार उपभोक्ताओं को घटिया गुणवत्ता या नकली उत्पादों का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें वित्तीय नुकसान हो सकता है। 2, सामान्य अधिकारों की रक्षा। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने और उन्हें सामान्य सेवाएं प्रदान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण आवश्यक है। 3, उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। उपभोक्ता संरक्षण से उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखा जा सकता है, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर उत्पाद मिलते हैं। 4, संवेदनशील उपभोक्ताओं की रक्षा। कुछ उपभोक्ता वर्ग जैसे बुजुर्ग और गरीब वर्ग को धोखाधड़ी से बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण जरूरी है।